अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से मुबारक हो। आज 9 दिसंबर का दिन है। आज एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। तो तमाम सरकारी हुकाम की तरफ से फैसला किया गया है कि आज के दिन करप्शन नहीं की जाएगी। इन ऑल सीरियसनेस दो कुछ मज़ाहिया वाक़यात हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे एक बढ़ के जो नेशनल असम्बली से आया है, जब स्पीकर एयाज सादिक साहब ने कहा कि किसी साहब के कुछ पैसे गिर गए हैं और वो लहराए पैसे उन्होंने, तो कोई है जिनके ये पैसे गिर गए हैं? तो बैक वक्त 12 हमारे MNAs ने हाथ खड़े कर दिए कि सर जी हाँ, ये मेरे पैसे हैं। एक लहर उठी हंसी मजाक की असेंबली में। तो फिर उसके बाद शर्माते शर्माते 11 लोगों ने अपना क्लेम जो है वो छोड़ा और 12वें आदमी ने कहा ये मेरे ही पैसे हैं। वो इकबाल अफरीदी साहब निकले और अल्लाह में खुशी है कि इकबाल अफरीदी साहब को अपने पैसे मिल गए। तो 11 जो उनके कॉलीग्स थे, शायद वो उनका हक मार देते असेंबली फ्लोर के ऊपर। इसी तरह एक लाहौर के कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, जो एडिशनल जज हैं नूर मोहम्मद बिस्मिल साहब, उनकी अदालत के दफ्तर से 2 सेब और एक हैंड वॉश चोरी किए गए हैं। उन्होंने इस्लामपुरा थाने में दर्ज करा दी FIR और अब वो इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कौन है ये जो ढूंढ ढूंढ के असेंबली फ्लोर से और अदालतों से सेब, गिरे हुए पैसे, चेंज और हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश चोरी कर रहा है। ये मैं हंसी मजाक जो ये कर रहा हूँ, इसका मकसद है बताने का आपको कि जो कल्चरल बन चुका है, एक साइकी बन चुकी है हमारी इज्तिमाई जुगाड़ की, कि जहाँ मौका मिले दाव लगा लो और मैं और मेरे 4, हम और हमारे हम 5, यानी एक फ़र्द है और उसके घर वाले हैं सिर्फ, और बाकी सिस्टम जो है कोई इज्तिमाइयत, कौमियत, वो सब जैसे बैक बर्नर पर जाती हैं। और उस बंदे ने हर हरबा इस्तेमाल करना है रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने का। ये एटीट्यूड थ्रू आउट आपको नज़र आता है। अभी कल बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई थी इस प्रोग्राम के ऊपर, जो डकी भाई के केस से मुतल्लिक थी। वो भी इसी साइकी को रिफ्लेक्ट करता है कि टॉप टू बॉटम जो हमारे महकमों के अंदर है, सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंटल इदारा, इलेक्टेड पोस्ट हो, कोई जज हो, कोई जुडिशरी का निज़ाम हो, कि आपने मैक्सिमम पर्क्स और बेनिफिट्स कैसे निकालने एक ओहदे से, एक पोस्टिंग से। वो पर्क्स और ओहदे एक्सटेंड वहाँ तक नहीं करते जहाँ तक सिर्फ सरकार की रसाई है, उसके बियॉन्ड भी जाते हैं, मैंडेट से बढ़ के भी जाते हैं। वो सिर्फ सरकारी प्लॉट, पेंशन, मुलाजमीन, डिस्काउंटेड रेट्स पे बिजली वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं हैं। वो उससे बढ़ के आपकी जेब के अंदर भी जाते हैं, क्योंकि साइकी सेम है। अगर आपने पब्लिक फंड्स में से यहाँ से खा लिया तो आप डायरेक्टली भी पब्लिक से ले सकते हैं। तमाम आवाम की तरफ से एक डेडिकेशन है सरकारी हुकाम को, तमाम महकमों वालों को, कि आप लोग इस एक दिन के लिए मत रोका करें, आप दिल खोल के करप्शन करें और जिस डायरेक्शन इस मुल्क को आप लेके जा रहे हैं, अल्लाह इसे मुबारक करें, आपको मुबारक करें इसके लिए। क्योंकि शायद वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हम क्रॉस कर चुके हैं कुछ साल पहले, कुछ दहाइयाँ पहले, कि जहाँ पे कोई फ़र्द रुक के कहेगा कि नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब मेरा ख्याल है बहुत थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें से अपना हिस्सा लगा लिया। आपने IMF की रिपोर्ट खुद देखी कि हमारे GDP का 6% ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी थॉट, वो ऑटोमेटिकली हमारे रेवेन्यू का लगना ही लगना होता है इन मिसलेनियस फॉर्म्स ऑफ करप्शन। स्पीड मनी और ये मनी और वो मनी और मीटर लगवाने का मनी और मीटर उतरवाने का मनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई एक आदमी इससे पाक नहीं है। बल्कि मुझे याद है कि इतना बुरा हाल हो गया था, ये बात है अर्ली 2000s की, कि डॉक्टर सरार अहमद रहीमुल्लाह को एक क्लिप में, रिकॉर्डिंग में कहना पड़ा कि देखें अगर आपका काम बिल्कुल नहीं कर रही सरकार तो शायद उसके अंदर आपको रिश्वत देना आपके ऊपर नहीं है। आप अपने काम बढ़ के मत करवाने के लिए करें, लेकिन जो बेयर मिनिमम जायज़ मुनासिब आपका काम रुका हुआ है तो कम से कम उसकी बहाली के लिए आप जो है वो अपनी कुछ स्पीड मनी वगैरह दे दें। जहाँ के उलमा के, वाइजीन के फतवे इस नौयत के हों तो आप इखलाकी गिरावट का अंदाज़ा खुद लगा लें। डकी भाई का केस, उसकी अधीन NCCI की जो और रिपोर्ट्स आई थी, जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के ऊपर क्राइम रिपोर्टर्स ने ब्रेक की थी, ये तो कोई मैं खुद से नहीं बात कर रहा, कि सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल ब्लैकमेल, बदतमीजियाँ, फैमिली को हरास करना, मारपीट, जुडिशल टॉर्चर, अबडक्शंस के मैंडेट मिल चुका हुआ है हमें। और ये 9 मई के बाद से हम पिछले 2 साल के अंदर देख रहे हैं कि घर में घुस जाओ, तोड़ फोड़ कर दो, TV तोड़ दो, बिल्ली उठा के ले जाओ, गाड़ी को धक्का लगा के बाहर ले जाओ, साथ वो लोडर गाड़ी ले आओ, बंदे के घर में गाड़ी खड़ी है वो ले जाओ, सरकारी जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स हैं उनको तोड़ दो, जाके घर वालों को हरास करो, डराओ कैदी को, तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, उनको हरासा करेंगे, उनसे बदतमीजी करेंगे वगैरह वगैरह। हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे पसंदीदा लोगों के लिए और हमारे मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ये हरबे उनके हक़ में या उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद साइकी ऑफिसर की नहीं रुकती।
सीसीडी के बारे में भी हम यही कंप्लेन करते हैं कि आप जज जूरी एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते, आप नहीं फैसला कर सकते कि कौन मुजरिम है, कौन मुलजिम है, कौन मासूम है। ये एक अदालत फैसला करती है, ये एक सिविलाइज सोसाइटी की एक निशानी है। क्यों? सिर्फ क्योंकि ये इन ऑफ इट सेल्फ एक बुरी चीज़ नहीं है कि आप जुर्म कर रहे हैं, वो भी है कि आप जुर्म कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा जुडिशली इंसान का कत्ल कर रहे हैं या उसका जिस्म का कोई आज़ाद तोड़ रहे हैं, उंगली बाजू, या उसके नेफे में गोली मार रहे हैं। आप उससे बढ़ के क्या कर रहे हैं? आप ऑफिसर के जाका खोल रहे हैं कि अब तुम ये काम प्रोफेशनली कर सकते हो। वो अगर सरकार के लिए, पुलिस के लिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जानिब से उनके मुखालिफिन के, उनके दुश्मनों को मार सकते हैं, तो फिर वो किसी को भी मार सकते हैं। और आपको पता है मार्केट में बहुत कीमत है इस चीज़ की, और रूमर्स यही बताते हैं कि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं लोगों को मारने के लिए। जैसे पहले एक ज़माने में हुआ था 90s के अंदर, जब शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे एक इनकाउंटर कल्चर क्रिएट किया था। तो बहरहाल आप लोग को मैसेज आ ही गया होगा यकीनन नैब का, से नो टू करप्शन। तो बड़ा अच्छा सवाल साद साहब ने पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि शायद ये पता लग जाए कि कितनी करप्शन उस मैसेज के जाने में हुई होगी। जब पीटीए से, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से इस तरह के मैसेजेस रिलीज करवाए जाते हैं तो ये वो मार्केटिंग कैंपेन्स के अंडर आती हैं। तो पिछले 2 साल में जो मार्केटिंग कैंपेन्स हम लोगों ने देख ली हैं सरकार की और पंजाब गवर्नमेंट की, सवाल बंदा पूछता है कि उनके अंदर कितनी करप्शन होगी। तो से नो टू करप्शन के फ्लैक्स छपवाने में और एसएमएस भिजवाने में, कि जैसे आदमी करप्शन करने से पहले उनको पढ़ के कहेगा हाँ यार नैब वालों ने कहा है, सही कह रहे हैं यार, करप्शन नहीं करनी चाहिए आज। जैसे आप जब ट्रैफिक का मोड़ तोड़ के निकल रहे होंगे या सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी और ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा, तो वो जैसे आपसे रिश्वत लेने लगेगा चलान के बजाय, तो वो मुड़ के देखे कहेगा यार नैब का फ्लैक्स लगा हुआ है, नैब वालों ने खर्चा किया यार, सही कह रहे हैं, करप्शन नहीं करनी चाहिए। नो सर, आपका चलान होएगा आज। तो ये एक वो फैंटेसी लैंड है जिसके अंदर हम रहते हैं। जबरन ये हमारे यहाँ कैंपेन्स होनी होती हैं। किसी दिन पिंक डे मनाया जा रहा होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, किसी दिन कुछ, और सरकार के पास अपेरेंटली इन्फिनिट अमाउंट ऑफ बजट है इस तरह के तमाशों को सर अंजाम देने के लिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। बहरहाल अभी पीटीआई की जानिब से एक फैसला किया गया था कि अडयाला का जो नेक्स्ट विजिट होगा उसके अंदर सिर्फ बहनें जाएं, एक पर्सनल लेवल पे विजिट करें और सियासी वर्कर्स साथ ना जाएं, कोई जत्था बना के ना जाया जाए, ताकि वहाँ पे हुकूमत को कोई एक्सक्यूज़ न मिले क्रैकडाउन करने का, कोई वायलेंस करने का, कोई बहाना न मिले मुलाकात को रुकवाने का। लेकिन अभी जो खबर आ रही है मुबैना तौर पे वो यही है कि एक एटलीस्ट कोई 10-12 लोगों के ग्रुप के हमरा जो हैं वो उनकी बहनें गई हैं अडयाला जेल में मुलाकात के लिए। और जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुलाकात की अटैम्प्ट की जा रही है दोबारा अपने भाई के साथ मिन जानिब इमरान खान साहब की बहनों के। बहरहाल देखते हैं इस मुलाकात का क्या बनता है। लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई है और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो ट्वीट आया है, तो वो पूरी DGISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है जिसने मुल्क में, मेरे ख्याल में मुल्क भर में तहलका मचाया है। और आज तक उसकी हम जो 3-4 दिनों में रेप्रिकॉशंस हैं वो फेस कर रहे हैं। हर घर में वो डिस्कशन हो रही है, हर बाज़ार में, हर दफ्तर के अंदर, और लोग जैसे नमनस की कैफियत में, एक शौक की कैफियत में कि DGISPR ये बात कर रहे हैं या फौज डायरेक्टली आके ये बात कर रही है इमरान खान के बारे में या PTI के बारे में। उसके बाद से जो खामोशी है उस सब्जेक्ट को लेके, तो वो खामोशी भी शायद रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी स्टेट को भी रियलाइज हो कि शायद ये हमने ज़्यादा कर दिया अमल, या ये हमारा इस तरह खुल के आके सामने आना। बिकॉज उनके चहीते सहाफ़ी भी और जो मेन स्ट्रीम की एक आवाज़ें हैं जो मैंडेटेड है या अलाउड अपोजिशन है, वो भी कहने लगे कि सर थोड़ा ये ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में। तो शायद अगर इस मुलाकात को विदाउट अ हिच, विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिएटर अगर करवा दिया जाए तो शायद वो बेहतर तरीका है कि अब नरमी से आस्ता करके वो भुलाया जाए जो पिछले 72 घंटे का एक ऑकवर्ड सा फेज़ अभी गुजरा है। और वो जो एक मेरे ख्याल में एक इल एडवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव PR होनी थी तो वो इग्नोर हो सकती हैं, उसको आप जैसे अंडर द रग कर सकते हैं। बहरहाल थ्रू आउट दोनों पार्टियों में जो बड़ी पार्टियां अब हैं रह गई हैं, PTI और नून लीग,
उनके दरमियान एक माइनस फार्मूले की बात को रजिस्ट किया जा रहा है कि जो स्टॉल वॉर्ड्स हैं पीटीआई के, वो कहते हैं इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। ये 2 साल से कह रहे हैं वो, हालांकि पॉलिटिकल पावर के एतबार से तो वो प्रैक्टिकली साइडलाइन हो चुके हैं। और साथ ही साथ नून लीग के अंदर से एक आवाज़ उठ रही है कि नवाज शरीफ साहब साइडलाइन नहीं हो सकते, उन्हें माइनस नहीं किया जा सकता। हालांकि उनको भी अगर देखा जाए तो बियॉन्ड डील मेकर के अब वो मेन स्ट्रीम का या वो उस हेल्म ऑफ अफेयर्स पे नहीं बैठे हुए। शहबाज शरीफ साहब को प्रेफर किया गया है बिग ब्रदर की तरफ से। तो ये जो दोनों डेमोक्रेटिक पार्टियों में या जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टियों में एक ख्वाहिश पैदा हुई हुई है पीटीआई में 2 साल से, और नून लीग में अब वो उमंग लगता है जाग रही है, क्योंकि उन्होंने वो डिलीवर कर दी है चीज़ डीप स्टेट को, बिग ब्रदर को, कि जिसके बगैर अब उनको मजीद नून लीग की या पीपल्स पार्टी की खिदमात की ज़रूरत नहीं है। वो अब 5 साल के लिए इम्यून है। तो लगता ये है कि अब शायद नून लीग कुछ नरमी बरते और आस्ता आस्ता, अभी कुछ दराड़ भी नज़र आया है पिछले दिनों आज़मा बुखारी साहबा का जो फैसल वाडा पे जवाब देना, फैसल वाडा को टॉन्ट और चैलेंज करना, सिविल हुकाम को, सेनेटर्स को, सिटिंग एमएनएज एमपीएस को। तो लगता ये है कि अब थोड़ी सी फ्रिक्शन जो पहले कभी मोहसिन नकवी साहब के साथ नज़र आती थी, शायद नून लीग अपनी पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए या कुछ अपनी स्पेस को बचाने के लिए हो सकता है कि आपको शायद ज़्यादा एक्टिव नज़र आए कि वो पीटीआई के साथ इंगेज करना चाह रही है और कुछ डेमोक्रेटिक लेवल पे बातचीत करना चाह रही है। अब उसके अंदर से कोई रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता। पिछले 2 साल के अंदर नून लीग की कलूजन से, पीपल्स पार्टी की कलूजन से जिस किस्म की ज्यादतियाँ और जुल्म हुए हैं पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर और सपोर्टर्स के ऊपर, अब आई डोंट नो उनके पास वो पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो अलाउ करते हैं कि नून लीग के साथ ज़रा नरमी हो जाए, पीपल्स पार्टी के साथ नरमी हो जाए फॉर सम ग्रेटर डेमोक्रेटिक गुड। बट हालांकि प्रैक्टिकली देयर हैव बीन इतनी ग्रोस वायलेशंस हुई हैं नून लीग की तरफ से पिछले 2 सालों में, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी से भी। उसके बावजूद प्रिंसिपल लेवल में मुझे लगता है कि शायद पीटीआई को इनके साथ फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना चाहिए फॉर सम सेंस या सम सेम्बलेंस ऑफ सिविलियन पॉलिटिकल कंट्रोल या कोई उसकी लॉबी या उसका ग्रुप या उसकी कुछ पावर की खातिर। बट लगता नहीं है कि पीटीआई करेगी, बिकॉज पीटीआई बहुत ज़्यादा एक वेंडेटा लेके नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इस वक्त नज़रों में डाल के बैठी हुई है। बहरहाल द बॉल इज़ इन, किसी का भी कोर्ट नहीं, बॉल इज़ अप इन द एयर। वो जो होता है ना कि आपके कोर्ट में भी बॉल हवा में उछल रही है, तो देखते हैं किस तरफ लैंड करती है, उस कोर्ट में या इस कोर्ट में, और फिर वो क्या शॉट मारना पसंद करते हैं कि जवाब में वो कैसी ज़रा हल्की सी बैक हैंड दे दें या ड्रॉप शॉट दे दें या फिर पूरा ही रैप्टा मारें और वो फुल टॉस आई हो और वो पूरा ही स्मैश मार के भेजें। बहरहाल सिविल हुकूमतों को और सिविल जो इंस्टीट्यूशंस हैं पार्टीज़ की, उनको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि वो किस डगर पे जाना चाहते हैं और क्या लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन चाहते हैं। बिकॉज चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, यानी जो नई CDF अपॉइंटमेंट है, आसिम नईर साहब ने क्लियरली फरमाया कि तालिबान रजीम के पास अफ़गानिस्तान में एक ऑप्शन है कि या वो TTP के साथ साइड करें या वो पाकिस्तान के साथ साइड करें, और हम अपनी सॉवरेनिटी को थ्रेटन नहीं होने देंगे, ना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज होने देंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि अब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो जो काफ़ी देर से बात हो रही है मिसाइल कमांड की, AI का इस्तेमाल और क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल, जो अब वॉरफेयर की, क्योंकि पिछली कॉन्फ्रेंस में से एक अच्छी बातों में से एक बात थी DJSPR जो थी कि अब कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंस होंगे, शॉर्ट होंगे और बहुत फास्ट होंगे। मतलब शुरू हुआ, बहुत इंटेंसली हुआ और फिर ख़त्म हो गया। नौयत क्योंकि वाकई में कॉम्बैट की चेंज कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट की चेंज कर रही है। और चूंकि बार बार इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर में शिफ्ट आ रहा है, अमेरिका अपनी पोजीशन को रीअलाइन कर रहा है और दुनिया के अंदर एक रीअलाइनमेंट का आपको सिलसिला नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की गुंजाइश बढ़ जाती है, जो एक नज़र भी आया मई की झड़प के बाद। तो मज़ीद इस पर चीफ साहब ने यह फरमाया कि हम 2 अपने जो बड़े होराइजन के ऊपर मसले हैं, एक अफगानिस्तान का और एक इंडिया का। इंडिया को तो उन्होंने साफ 2 टोक जवाब दिया कि हमारा रिस्पॉन्स और भी सीवियर होगा, बहुत ही डैमेजिंग होगा और बहुत ही स्विफ्ट होगा। यानी अभी तो सिर्फ ये एक ट्रेलर था, अभी अगला जो होगा खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने हमला किया या ऐसी कोई मिस एडवेंचर किया जिसको इंडिया बिल्डअप ज़रूर कर रहा है, कि जो लाइन ऑफ फिल्में रिलीज़ कर रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसके न्यूज़ चैनल्स और उसके एनालिस्ट अभी भी वो बिल्कुल वैशी कुत्तों की तरह उनकी झाग राल टपक रही है, और वो बिल्कुल कभी कोई कह देता है सिंदूर चल रहा है अभी भी, कभी कोई कहता है हमने बाकी करना है, अभी सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, अभी फलाना करना है। तो वो जो एक रेट्रिक उन्होंने बरकरार रखा हुआ है वो किसी एंड को बरकरार रखा हुआ है, और वो एंड शायद वो दोबारा एक रीअटेम्प्ट करें एक मिस एडवेंचर। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएंगे, बहुत ही स्विफ्ट और इससे ज़्यादा इंटेंस जवाब होगा। और दूसरी बात जो है वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक उन्होंने कही कि अब रूम नहीं है सिवाय के
तालिबान जो है वो टीटीपी के मामले को पाकिस्तान के साथ बायलैटरली एक दफ़ा सेटल करे। ये अब नहीं हो सकता कि वो इग्नोरेंस करें या अबेटमेंट करें या एडिंग करें और फिर वो एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो सकता है या नॉर्मल ट्रेड और इन सारी ह्यूमन आमदोरफ्त के साथ चल सकता है। बहरहाल देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, और उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान के मामले में नरमी बरती जाएगी और सॉफ्टनेस दिखाई जाएगी और तालिबान के रिजीम में भी कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। बिकॉज जहाँ नेशन बिल्डिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे कौम को दोबारा पैर पे खड़ा करने की ज़रूरत है, तालिबान रजीम के अंदर क्लियरली कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ फैक्शंस हैं जो उसको बड़ी गलत डायरेक्शन में घसीट रहे हैं। कहीं सोशल ऑर्डर के नाम पे कुछ उल्टी सीधी पॉलिसियाँ बनाने में, कहीं इंटरनेशनल जिहादिज़म की या बॉर्डर पॉलिसी पुलिसिंग के खातिर तो वो पश्तूनिज़म को बड़ा परवाना दे रहे हैं और किस तरह की वो रेटरिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रेटरिक जो है वो ऑनलाइन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पोस्चरिंग अपनी कर रहे हैं, उनके लिए डेंजरस साबित होगा लॉन्ग टर्म। तो मेरे ख्याल में काफ़ी क्लियर मैसेज चला गया अफगानिस्तान के मामले में भी। लेकिन इन सारी ख़बरों में सबसे जो अहम खबर जो हमने मिस कर दी डकी भाई की, सादुर रहमान साहब की एक्साइटमेंट में, या ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 72 घंटों में, वो 6 दिसंबर की है कि पीएम शहबाज शरीफ साहब ने एक इनाग्रेशन करते हुए एक मेट्रो सिस्टम की गुजरांवाला में, उन्होंने वहाँ बहुत फैसिनेटिंग बातें की। उन्होंने कहा कि अगला जो इलेक्शन होएगा वो PMLN के लिए एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा और हम जो हैं वो हिस्टोरिक रिजल्ट्स देंगे। इन दैट के अगली बार इलेक्शन होएगा ही नहीं, या होएगा तो गिनेंगे ही नहीं वोट। फैसिनेटिंग सवाल है कि एट दिस पॉइंट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है इस तरह से बैठ के सिटिंग PM इतनी बड़ी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि हम फ्यूचर में हमारे हिस्टोरिक इलेक्शंस होएंगे और हिस्टोरिक रिजल्ट्स आएंगे। तो जो पिछले इलेक्शंस में हिस्टोरिक रिजल्ट्स आए थे उनका क्या ही बन गया। या जिस तरह हमारे सिंध के गवर्नर साहब हैं, टशोरी साहब, उन्होंने कह दिया कि तुसी वोट तो पाया, मतलब पंजाबी तो नहीं कहा था उन्होंने, कि आपने वोट तो डाल दिया लेकिन डाल के क्या हो गया, कौन सा हमने कोई गिन लेने या कौन सा कोई वहाँ कोई किसी जगह काउंट हो जाना है। तो आप सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ। हाँ? सही या गलत। बाद में उन्होंने बहुत सफाइयाँ पेश की कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने यूं कहा था या मैंने वो कहा था, लेकिन हकीकत ये है कि एक जो हिडन गेम ऑफ शैडोज थी या गेम ऑफ थ्रोन्स थी पाकिस्तान के अंदर, जो एक पर्दे में खेली जाती थी, एक कंट्रोल्ड लैंग्वेज के साथ खेली जाती थी, वो एक कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। चाहे वो पहले PTI के और हमारी स्टेट के 5th जनरेशन वॉरियर्स हों, उन्होंने बहुत पर्दे फाश किए ये पिछले 5-6 साल का प्रोसेस अगर आप देखें। उसके बाद ख़ुद जो आज स्टेट के स्पोक्स पर्सन हैं, ख़ासतौर पर फैसल वाडा जैसे कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पर्दे फाश कर देते हैं इस टसल की, इस बैक एंड फोर्थ कैट एंड माउस की गेम के। और अब अनफॉर्चुनेटली DG SPR साहब ने खुद आके कह दिया और उसको कोऑपरेट करने के लिए डकी भैया आ गए हैं। सादुर रहमान साहब जो हैं कि मेरे बिग ब्रदर हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं, वो रात के अंधेरों में मुकाबले करते हैं रोशनी की और उजाले की खातिर, और पूरे वो फिल्मी सीन उन्होंने वहाँ पे वो बना दिए। लैंडस्केप बड़ा अजीब हो गया एंड नॉर्मल इस तरह में, और आप हम आम इंसान जिस तरह बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल गुफ्तगू शायद अब इसकी कोई, अब मुझे लगता है गुंजाइश बनेगी कि अब जब सब खुल के रायता सामने आ गया कि व्हाट पाकिस्तान इज़ एंड हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स, तो अब शायद गुंजाइश है कि नॉर्मल लोग नॉर्मल तरीके से बात करते हुए कह लें कि हाँ यार शायद ऐसे नहीं होना चाहिए या वैसे नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल दुआ करते हैं, उम्मीद की, खैर की, और कि इस मुल्क में अब अगर ये खुल ही गया सारा पेंडोरास बॉक्स, तो एक ही दफ़ा हम सारी अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो एयर आउट कर लें, उसको धो लें और मिनहसल कौम फैसला कर लें कि यार ये सब नहीं अलाउड, ये सब मुनासिब है, ये सब आइडियल है। हर कौम के यहाँ कुछ आइडियल्स होते हैं जो उन्होंने डिटरमिन किए होते हैं, उनके यहाँ कुछ अंडरलाइंग ट्रूथ्स होते हैं। जैसे अमेरिका में कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्ट डेस्टिनी का, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का, अमेरिकन ड्रीम का, कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो इज्तिमाई तौर पे, कुछ माइथोलॉजी होती है कौम के अंदर जो मुश्तरक होती है। तो ये एक हमारी रीबर्थ भी हो सकती है पाकिस्तान की, एक किस्म की हमारी री अलाइनमेंट हो सकती है। री इमेजिनिंग नहीं मैं कहूँगा कि हमारी जो एक विजन है वो तो क्लियर है कि ये हम सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का एक मुल्क है, बट आप कह लें तौबा का मौका है कि यानी अपनी सीधी डगर से जो हट गए थे हम, मैं नहीं कह रहा कि आप डगर चेंज कर लें, लेकिन उस डगर पे तो वापस आ जाएं कि हाँ मुलजिम जो होता है उसके कुछ राइट्स होते हैं,
कैद और हुकूमत खानों में बंद करके उनको मार पीट नहीं सकते, ऑपोजिशन वालों को असैसिनेट नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, अबडक्ट नहीं कर सकते, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, अवाम के कुछ राइट्स होते हैं, 3 लेटर एजेंसीज या बिग ब्रदर एजेंसीज लोगों को आके अबडक्ट नहीं कर सकते, जुडिशल प्रोसेस में इंटरफियर नहीं कर सकते, अब्यूज़ ऑफ पावर जहाँ पे होगी तो वहाँ पे कोई सिविल इदारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रखेंगे कि वो रिकोर्स करें, कि भाई अजाला करें कि भाई इस आदमी के साथ ज्यादती हुई है या प्रोसेस में कोई ख़राबी आई है, वगैरह वगैरह। तो मौका है हम सारी कौम इत्तेफाक कर लें इस चीज़ के ऊपर। दोबारा अगेन पीटीआई वालों का एक ज़र्फ होगा, बड़ापन होगा, अगर वो एक मिसाक जमहूरियत टाइप एटीट्यूड को दोबारा रिवाइव करें जो पहले एक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से आया करता था। और अब नाउ दैट द शू इज़ ऑन द अदर फुट, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो 2 साल में बिल्कुल कोई बड़ापन नहीं दिखाया, बिल्कुल कोई मेजोरिटी नहीं दिखाई पॉलिटिकल, अब शायद वो फिर मौका है कि यार जो कारनामा होना था 27वीं अमेंडमेंट का वो तो हो चुका है, तो अब कुछ सैल्वेज कर लें जो बचा कुछ है हमारे नॉन मिलिट्री इदारों का, यानी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड सो ऑन। दुआ करें इस मुल्क के लिए, हम भी दुआ करते हैं, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।